गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी जो कक्षा 9 यानी भारत और समकालीन विश्व, ये जो पाठ्य पुस्तक है अपनी, यानी जो अपनी हिस्ट्री वाली, जिसमें हम यानी अपना जो इकाई चल रही है यूनिट, यानी कौन सी, आपकी नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। आज की जो अपनी क्लास है, हमने पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार से हिटलर का उदय होता है, हिटलर कैसे यानी जर्मनी का चांसलर बन जाता है। चांसलर बनने के बाद में उसने ऐसी ऐसी संस्थाएं एसएस था, ठीक है, यानी आपके गुप्तचर पुलिस, यानी इनको इतने अधिकार दे दिए, असंवैधानिक अधिकार, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। और जो भी नाज़ियों के खिलाफ जो भी बोलता, जो भी शक है उसका, यानी जो भी नाज़ियों के खिलाफ शक करता या जो भी संदेह की दृष्टि से देखता था, उन सबको यानी जेल में डाल दिया जाता था। यानी संविधान यानी लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो आगे देखो आज की जो क्लास है उसमें यानी पुनर्निर्माण, स्पेशल तौर पर पुनर्निर्माण का मतलब है यहाँ पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। क्या लाना? अर्थव्यवस्था, यानी इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य, समझ गए। ये जिम्मेदारी एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री जिसका नाम है हॉलमार्क यानी शाक्त को सौंपी। किसने सौंपी? हिटलर ने। ठीक है, शाक्त ने सबसे पहले जो सरकारी जो पैसा है उससे जो चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, कौन सा, कि रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। यानी 100% रोजगार और 100% यानी उत्पादन, ये लक्ष्य यानी इस रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के तहत यानी क्या किया गया, लक्ष्य यानी ये रखा गया किसके द्वारा, यानी शाक्त के द्वारा। किसके? शाक्त के द्वारा। मैसूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार यानी फोक्सवैगन, यानी जो BMW, ये कार के जो मॉडल हैं BMW और फोक्सवैगन, ये यानी जर्मन मॉडल है, समझ गए। जनता की कार फोक्सवैगन, ठीक है, ये परियोजना यानी इसी की देन थी। किसकी? इस रोजगार संवर्धन कार्यक्रम की ही देन थी। अगर हम बात करें तो ये देखो, ये फोक्सवैगन यानी जनता अपना यानी आपकी फोक्सवैगन, आज भी फोक्सवैगन की गाड़ियां आती हैं, समझ गए। अगर हम बात करें आगे तो कहने का मतलब कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। यानी विदेश नीति, अब विदेश नीति वो होती हैं यानी एक राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्र के साथ कैसे संबंध रखता है, समझ गए। यानी विदेश पे कैसा वो विदेशी लोग उस पर कितना, यानी विदेशी शासन कितना उस पर विश्वास करता है, तो विदेशियों के साथ भी एक अच्छा यानी व्यवहार किया गया है हिटलर के द्वारा, उसको यानी कामयाबी मिली, समझ गए। यानी विदेशी मोर्चे यानी विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशन का मतलब उससे पल्ला झाड़ लिया। 1933 में तो लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या होता है कि जो पहले विश्व युद्ध के बाद यानी प्रथम विश्व के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कि दोबारा से कोई ऐसा विश्व युद्ध न हो, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। उसमें जर्मनी भी उसका सदस्य था, लेकिन जर्मनी यानी क्या है, अपना वहाँ से अपनी सदस्यता ले लेता है और उससे अपना नाता तोड़ लेता है, समझिए। 1933 में 1945 के बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में भी एक संघ बनता है जिसका नाम होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, UNO। ऐसा ही एक संघ बन रहा था यानी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। यानी पहले विश्व युद्ध के बाद में 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया गया। ये राइनलैंड वही हैं यानी ये प्रसिद्ध कोयले की खाने हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध कोयला यानी पूरा का पूरा संसाधन वाला क्षेत्र जर्मनी का, उस पर यानी दोबारा कब्जा किया गया। एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में, यानी एक ही जन, एक ही साम्राज्य और एक ही नेता होना चाहिए, ये नारा किसने दिया है? यानी हिटलर ने। उस नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया कि ऑस्ट्रिया है वो जर्मनी का ही हिस्सा है, तो इसको अलग रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक जन, एक राष्ट्र,
और एक साम्राज्य और एक नेता के नारे से उन्होंने ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसने यानी चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी यानी इस लैंड प्रांत पर भी कब्जा कर लिया, समझ गए, और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया, समझ गए, यानी उसकी जो विस्तारवादी नीति थी, समझ गए, यानी उस विस्तारवादी नीति हिटलर की, उसके तहत उसने पहले ऑस्ट्रिया उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया उसको भी हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। इसका मतलब खामोश है का मतलब कि उसका समर्थन है उसको, समझ गए। यानी देखो जब भी कोई बड़ा इश्यू बनता है उस विवाद पर इश्यू पर अगर किसी राजनेता की खामोशी रहती है तो इसका मतलब ये है कि वो खामोशी, इसका मतलब कि ये उस नेता की का उसको यानी समर्थन मिल रहा है। तो उस समय इंग्लैंड था वो बड़ा पावरफुल था, तो इसलिए यानी ये खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में जो वारसाई की संधि के नाम पर यानी जर्मनी के साथ जो बड़ी नाइंसाफी हुई थी, समझ गए, इंग्लैंड क्या समझता था कि जो वारसाई की संधि हुई है उसमें यानी इंग्लैंड के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, इसलिए इंग्लैंड क्या रहा, चुप रहा। जब यानी हिटलर ने किस पर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था, चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया। तब घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नीति अब क्या है, पलटने वाली है, समझ गए। धीरे धीरे यानी हिटलर को क्या मिल रही थी, क्या मिला था, हिटलर को कामयाबियां मिल रही थी। अगर हम बात करते हैं तो ये देखो नाज़ी सत्ता की विस्तार यूरोप 1942 में लगभग यानी पूरे क्षेत्र पर यानी कब्जा कर रखा है, जो हरा वाला क्षेत्र है वो, ठीक है। अगर बात करें आगे नेक्स्ट, तो लेकिन यहीं हिटलर नहीं रुका। अब साख्त ने हिटलर को सलाह दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्चा न किया जाए, कि सेना और हथियारों पर, और जबकि हिटलर तो सेना और हथियारों पर ही ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता, क्यों, उसका मकसद क्या था, दोबारा से एक विश्व युद्ध करना और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने का ही उसका एक मकसद था। इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो बजट है वो किस पर खर्च करता था, वो सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए। इसलिए ये सलाह किसने दी, साख्त, जो क्या था उस समय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी क्या है, घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, जो एहतियात पढ़ते हैं उनके लोगों की कोई जगह नहीं है। साख्त को क्या कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया। यानी साख्त को यानी अर्थशास्त्री, यानी जो अर्थशास्त्री था उसको वित्त मंत्री था जो, यानी ठीक है, उसके पद से उसको हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। भाई अगर इस आर्थिक संकट से निकलना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, इस युद्ध को ही चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए यानी ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करने के मकसद से उसने यानी युद्ध करने यानी अपनी सीमाओं का विस्तार करने का शुरू कर दिया उसने। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में यानी उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। आगे बात यानी 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर कब्जा यानी आक्रमण करके और उसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड थे वो किस में थे, मित्र राष्ट्रों में थे, समझ गए। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। किसमें, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, इस त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन है, एक तो जर्मनी है, एक इटली है और एक जापान है। ये तीनों ने क्या किया, यानी एक संधि कर ली, ठीक है, तीनों में उस तरह, ताकि इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया कि उसने अपने पक्ष में किसको कर लिया, इटली को कर लिया और जापान को कर लिया। जापान भी उस समय काफी उभरता हुआ राष्ट्र था और इटली भी, तो तीनों के बीच में संधि हो जाती है। अब संधि हो जाती है तो मित्र राष्ट्र यहाँ घबराने लगते हैं, समझ गए। तो यानी इसका जो दावा था वो और मजबूत हो जाता है, किसका, हिटलर का।
यूरोप के ज़्यादातर देशों ने नाज़ी जर्मन का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। देखो ध्यान देना कि यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई और 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब यहाँ पर यानी 1940 में क्या है, हिटलर क्या है, यानी यहाँ पर अपनी ताकत है वो अपने उस शिखर पर था। समझ गए, यानी काफ़ी यहाँ पर उसके पास पावर आ जाती है। समझ गए। अब देखो आगे आगे देखो होता क्या है, यानी अब हिटलर ने अपना पूरा का पूरा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपना, उनका जो बड़ा सपना था, उसने काफ़ी दिनों से लंबे समय से उस सपने को संयोग रखा था कि मैं पूर्वी यूरोप पर कब्जा करूंगा। समझ गए। उस सपने को साकार करने के लिए उसने पूरा का पूरा ध्यान यानी इस पूर्वी यूरोप पर केंद्रित कर दिया। किसने? हिटलर ने। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह यानी लिविंग स्पेस का इंतजाम करना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के लिए संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने, ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस इकट्ठा करने के उद्देश्य से वो यानी उसका मुख्य मकसद था। किसका? हिटलर का। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। अब यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी ये गलती हुई, यानी किस पर गलती कर दी उसने? ये सांप के मुंह में हाथ डाल दिया, अजगर के मुंह में, सांप यानी अजगर, क्योंकि सोवियत संघ काफ़ी बड़ा था उससे, और उसने उस पर आक्रमण कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी यानी एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। किसकी? हिटलर की। समझ गए। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया। कौन आ गया? जर्मन। यानी जर्मनी क्या है? पश्चिमी जर्मनी का जो पश्चिमी जो मोर्चा था, पश्चिम का जो मोर्चा था, वो जो ब्रिटिश वायु सैनिकों की जो एयरफोर्स की बमबारी की चपेट में आ गया। ठीक है। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाकों चने चबाती रही। यहां पर उन्होंने यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से जर्मनी घिर चुकी थी। समझ गए। ये उसने सबसे बड़ी गलती की। किसने? जर्मनी ने, सोवियत संघ पर आक्रमण करके। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। समझ गए। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटे जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। कौन? यहां पर सोवियत संघ के। इस घटनाक्रम ने अगली जो आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर यानी सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। करना चाहता था कौन? हिटलर। और हो गया किसका? सोवियत संघ यानी रूस का पूर्वी यूरोप पर वर्चस्व स्थापित हो गया। तो कहने का मतलब कि जहां पर सबसे बड़ी भूल किसकी हो जाती है, यानी हिटलर की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो यानी अपनी महत्वाकांक्षा को यानी बढ़ाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की इच्छाओं में यानी वो उसने किस पर आक्रमण कर दिया? सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। समझ गए। अब यही उसकी सबसे यानी 1941 में किया उसने। 41 के पहले सोवियत संघ यानी ये युद्ध तो 1939 में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 वर्षों तक यानी रूस इसमें शामिल नहीं रहा, लेकिन उसने मजबूर कर दिया। किसने? इस जर्मनी ने उसको, इसलिए वो इस युद्ध में शामिल हुआ। अब देखो आगे क्या होता है। अब अमेरिका ने पहले इस युद्ध में तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी कि मैं किसी भी राष्ट्र के साथ नहीं रहूंगा, न मित्र राष्ट्रों के साथ न धुरी राष्ट्रों के साथ। लेकिन कब तक रहता? यानी अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा, क्योंकि अमेरिका जानता था कि युद्ध में कितना नुकसान होता है, कितनी जनता और कितनी यानी कहने का मतलब कितने सैनिकों का बलिदान होता है। तो वो इस युद्ध में लगातार यानी बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से जो पैदा हुई जो आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। यानी जैसे तैसे पहला विश्व युद्ध से उसकी जो आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, उस संकट से वो उभरा था और उस स्थिति से वो दोबारा यानी वो स्थिति नहीं झेलना चाहता था। लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी तो नहीं रह सकता था।
अब देखो, अमेरिका को युद्ध में लाने के लिए मजबूर किसने किया? जापान ने किया। किसने किया? जापान ने किया। जापान ने क्या किया कि पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। कहां पर कर दिया? उसने जो फ्रेंच यानी फ्रांस, भारत और चाइना, यानी ये तीन ऐसे हैं, यानी उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और उसने प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकाना, अमेरिका का नौसैनिक ठिकाना जिसका नाम था यानी हरपल, ठीक है, ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी कि अब अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर क्या बनाई जाएगी, यानी बमबारी की जाएगी। क्योंकि उसको तो किसका साथ था? हिटलर का साथ था। तो वो कहां डटने वाला था? जापान। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर, देखो यही है, ये जो पर्ल हार्बर है ये अमेरिकी नौसैनिक ठिकाने का नाम है, ठीक है, उस पर अमेरिकी ठिकानों की बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। अब यहां दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका भी आ जाता है। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम, यानी यहां पर अमेरिका इसके बदले में क्या करता है, जापान के दो प्रमुख औद्योगिक नगर हैं जहां, यानी जैसे अगर भारत के औद्योगिक नगरों की बात की जाए तो बम्बई और यानी दिल्ली होता है। अगर इन जैसे शहरों पर यानी जापान के दो नगर हैं हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो, यानी हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो परमाणु, यानी यहाँ पर नागासाकी, ये दो इंडस्ट्रियल नगर थे जापान की, यानी अर्थव्यवस्था के प्रबल स्तंभ थे ये। इन दोनों पर ही यानी अमेरिका ने उस पर्ल हार्बर पर जब अमेरिका यानी जापान ने बमबारी की तो उसका बदला उसने इन दोनों नगरों पर यानी परमाणु बम डाल करके और वो अपना प्रतिशोध लिया, ठीक है। और इसके साथ ही यानी परमाणु बम गिराने के साथ ही ये युद्ध खत्म हो गया। जब दूसरा परमाणु बम जब नागासाकी पर गिरा तो यहाँ पर जापान आत्मसमर्पण कर देता है। तो आज की जो अपनी क्लास थी, यानी अपनी जो क्लास है आज की स्पेशल तौर पे, यानी किस प्रकार से यानी ये विश्व युद्ध जो दूसरा विश्व युद्ध उसका घटनाक्रम किस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो अब जो आगे की जो अपनी क्लास होगी, समझ गए कि किस प्रकार से जर्मनी और यानी यहाँ पे युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन अब जर्मनी की जो वास्तविक जो कहने का वहाँ किस प्रकार से सत्ता यानी जो हिटलर ने किस प्रकार से यहूदियों पर अत्याचार किए, किस प्रकार से दूसरे समुदाय के लोगों पर जो अत्याचार किए, उनके बारे में हम जो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।